नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग गाइस। आप सबका यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी एके में वेलकम है। ये हमारी सेकेंड वीडियो है। इसमें हम हमारा चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज सॉल्यूशन। सैम थर्ड के लिए ये चैप्टर है। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था गाइस सॉल्यूशन क्या होता है और कुछ मेथड्स किए थे हमने कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, हमने सबसे पहले मैं आपको एक रिव्यू दे रही हूँ थोड़ा सा। एक हमने डिस्कस किया था परसेंटेज में हमने दो केस किए थे, एक मास किया था, एक हमने वॉल्यूम किया था। सेकंड हमने किया था पीपीएम, स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी और उनके बीच में डिफरेंस। ओके, आज हम जो कर रहे हैं आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। सबसे पहले आज जो हम टर्म करेंगे, सिक्स्थ टर्म है हमारी नॉर्मेलिटी। क्या है? नॉर्मेलिटी। अब देखो, नॉर्मेलिटी का सिंबल जो होता है वो कैपिटल एम से हम इसको शो करते हैं। ओके, नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, मतलब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नीचे हम क्या लेते हैं? वॉल्यूम लेते हैं सॉल्यूशन की, किसमें? लीटर में। अंडरस्टैंड? ओके, अब इसको देखो, अगर ml में दिया हुआ हो हमें वॉल्यूम तो उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो लीटर में कन्वर्ट हो जाती है। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट देखो, अब हमारा क्या है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट के लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? जो हमारा सोल्यूट है उसका मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूशन। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इनटू में 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ओके गाइस, ये है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट और ये हमारे पास फॉर्मूला में यूज था। अंडरस्टैंड? ये मेरा मैथमेटिकली शो कर दिया मैंने। ओके, मास ले लिया, डब्ल्यू से मैंने मास इन ग्राम ले लिया। ग्राम इक्विवेलेंट के लिए मैंने क्या किया? डब्ल्यू जी वेट इनटू में इक्विवेलेंट मास ले लिया मैंने, किसका? बी का ही ले रही हूँ ना, बी मेरा क्या है? सोल्यूट, इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml और 1000। अंडरस्टैंड? ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया किसका? नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी? ग्राम, क्योंकि देखो मास है ग्राम में, इक्विवेलेंट, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट हमें मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम किस में ले रहे हैं हम? लीटर में ले रहे हैं, तो पर लीटर। ओके, ये हमारी नॉर्मेलिटी की यूनिट है। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम मोल फ्रैक्शन। अब देखो, नॉर्मेलिटी है, नॉर्मेलिटी भी क्या करती है? टेम्परेचर से चेंज होती है, क्योंकि वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है? टेम्परेचर। वॉल्यूम आई ना नीचे डिवाइड में, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो मेरी जो नॉर्मेलिटी है वो क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अंडरस्टैंड? ये रिलेशन याद रखना। अब नेक्स्ट है मेरे पास मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में क्या होता है गाइस? देखो, मोल फ्रैक्शन में हम करते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मतलब ऊपर जिसकी भी मैंने फाइंड आउट करने हैं, किसी का भी मुझे मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है, तो उसका तो ऊपर नंबर ऑफ मोल्स, उसके ऊपर, उसके बाद डिवाइड में हम लेंगे, डिवाइड में हम क्या लेंगे? टोटल नंबर ऑफ मोल्स, यानी सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स लेंगे। समझ आई? अब देखो एग्जांपल लेते हैं हम। अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है एक्स ए की, एक्स ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल फ्रैक्शन को हम एक्स से शो करते हैं। ए क्या है मेरा? ए मैंने यूज किया सोलवेंट के लिए, इसके लिए सोलवेंट के लिए, तो ऊपर सोलवेंट के लिए निकालनी हो तो एन बी, सॉरी एन ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। एन बी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है सोल्यूट की तो किससे शो करूंगी? एक्स बी, तो एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी, ये हो गया मेरा मोल फ्रैक्शन। समझ आया? ठीक है, ये था मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला। उसके बाद एक रिलेशन होता है, जो मोल फ्रैक्शन होती है सॉल्यूशन की, यानी एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1, किसके इक्वल होती है? इक्वल टू 1 हो जाएगी। अंडरस्टैंड? यानी एन ए प्लस एन ए प्लस एन बी प्लस
NB डिवाइडेड बाय Na प्लस NB इक्वल टू 1। समझ आ गया? ये है मेरे पास एक रिलेशन होता है मोल फ्रैक्शन का, ये बहुत यूजफुल है, आगे भी हम डेरिवेशंस में यूज करेंगे तो याद रखना। उसके बाद है मेरे पास मोल परसेंटेज। मोल परसेंटेज में सिंपल वो याद रखना है, परसेंट आ गया तो हम उसको क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, मोल्स ऑफ कंपोनेंट जो मोल्स हैं कंपोनेंट के, बाय में टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो सॉल्यूशन के हैं उनके, और इनटू में 100। ओके, ये हमारे पास होता है मोल परसेंटेज। न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम आता है पेपर में, ज़्यादा टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल मुश्किल से 1 या 2 न्यूमेरिकल होते हैं पूरे पेपर में, ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं होता। नेक्स्ट देखो हमारा टॉपिक है, इससे देखो गाइस हमारा खत्म हो गया ये कंसंट्रेशन वाला टॉपिक, हाउ मेथड्स टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, स्ट्रेंथ, परसेंटेज, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, ओके, ये हमने कवर कर लिया। अब आता है हमारे पास रेवूड्स लॉ। रेवूड्स लॉ में हम क्या करेंगे, देखो एक साइंटिस्ट ने दिया, ठीक है, जिनका नाम रेवूड्स था, उनके नाम से ये लॉ बन गया। ओके, आपको हिस्ट्री याद नहीं करनी होती, कोई नहीं पूछता। उसके बाद देखो सबसे पहले 2 केस होते हैं इसके, रेवूड्स लॉ फॉर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और एक होता है वर्ड वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है। आपको पता होना चाहिए वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल क्या होता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है वो सॉल्यूट जो इवेपोरेट नहीं होते, वो सॉल्यूशंस जो इवेपोरेट नहीं होते उनको हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, और वोलेटाइल सॉल्यूट वो होते हैं जो क्या हो जाते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं इनटू गैस। ओके, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल समझ आ गया कि जो इवेपोरेट हो वो होते हैं वोलेटाइल, जो ना हो इवेपोरेट वो क्या होते हैं नॉन वोलेटाइल। ओके, अब देखो जो रेवूड्स लॉ है वो हमें रिलेशन देता है, क्या देता है, रिलेशन देता है, रिलेट किसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में। इट गिव्स रिलेशन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट, यानी जो सोल्यूट है उसकी कंसंट्रेशन, और लोअरिंग इन द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जो प्रेशर में कमी हुई है, डिक्रीज हुआ है, उसके बीच में, कंसंट्रेशन के बीच में और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर के बीच में हमें क्या देता है, रिलेशन देता है रेवूड्स लॉ। अंडरस्टैंड? ओके, उसके बाद देखो क्या कहता है रेवूड्स लॉ, स्टेटमेंट देखेंगे अब हम उसकी। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या है, रेवूड्स लॉ ने स्टेटमेंट दी, स्टेट्स दैट फॉर अ सॉल्यूशन, किसके बाद कोई सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, सोल्यूट कौन सा है, नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब इवेपोरेट नहीं होगा, इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है। For a solution containing non-volatile solute, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर इज इक्वल टू, जो वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का गिवन टेम्परेचर पे किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, जो उसकी मोल फ्रैक्शन है उसके, मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर इन द प्योर स्टेट। अंडरस्टैंड? मतलब क्या कहता है ये, रेवूड्स लॉ ने बताया सिंपली कि किसी भी कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन के, जो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन उस कंपोनेंट की इनटू में मोल फ्रैक्शन इन प्योर स्टेट, उसकी जो प्योर स्टेट है उसका वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर की मल्टीप्लाई किसके साथ, मोल फ्रैक्शन के साथ। ओके, मोल फ्रैक्शन के साथ। ओके, मैथमेटिकली हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो एक बार, ये कहता है कि कोई भी सॉल्यूशन है
In a solution containing non-volatile solute, there is no contribution of solute to the total vapor pressure. मतलब जो कोई भी सोल्यूट है, अगर वो क्या कर रहा है, प्रेजेंट है मेरा नॉन वोलेटाइल केस में, इसमें नॉन वोलेटाइल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता वेपर प्रेशर में. किसका होता है? अकेला सोलवेंट का होता है. ठीक है. अब देखो मैंने क्या लिया, जो पी नॉट है वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ले लिया. पी एस है, मैंने क्या लिया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ले लिया. और x1 जो है वो क्या है मेरे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. अब क्या कहता था रेवुट्स लॉ, यही कहता था ना कि जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का यानी पी एस, वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन x1 इंटू में पी नोट. पी नोट क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के इक्वल होगा. समझ आई? ये मेरे पास रिलेशन आ गया फर्स्ट, यानी जो मेरा प्योर वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का. प्योर नहीं बोलेंगे हम, जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में हम लेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. ओके, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर. अंडरस्टैंड? ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. उसके बाद देखो अगर मैं इसको रीअरेंज करूँ, क्या किया मैंने, रीअरेंज किया, यानी जो मेरे पास पी एस इक्वल टू पी नॉट इंटू x1 था उसको मैंने रीअरेंज किया, x1 इक्वल टू पी एस बाय में पी नॉट हो जाएगा. अंडरस्टैंड? ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई. समझ आया? उसके बाद देखो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन का हमने पहले क्या किया, एक फॉर्मूला किया था, मोल फ्रैक्शन ऑफ किसकी, सोलवेंट की, यानी किसके इक्वल होगी, x1 इक्वल टू n1 बाय में n1 प्लस n2. यही थी ना मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला. ये क्या है, थर्ड इक्वेशन आ गई मेरे पास. क्या आ गई, ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन. अगर मैं इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट कर दूं तो क्या बनेगा, पी एस बाय में पी नॉट इक्वल टू n1 बाय में n1 प्लस n2. समझ आ गया? इक्वल है, कोई डिफरेंस नहीं है ना. ये फोर्थ इक्वेशन है. ठीक है. अब दोनों साइड क्या करोगे, 1 को माइनस करोगे. 1 में से इस टर्म को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ साइड्स 1 फ्रॉम 1. 1 में से हम माइनस करेंगे, ध्यान देना, 1 में से हम इसको माइनस करेंगे, यानी 1 माइनस पी एस बाय में पी नॉट इक्वल टू 1 माइनस n1 बाय में n1 प्लस n2. समझ आ गया? अब मैं इसको सोल्व करूंगी, सिंपल है, एलसीएम लिया तो एलसीएम मैंने होल ले लिया, पी नॉट माइनस पी एस इक्वल टू होल n1 प्लस n2 होगा, तो ये ऊपर भी चला जाएगा, यहाँ 1 है तो n1 प्लस n2 माइनस n1 से n1 कैंसिल हो जाएगा. समझ आ गया? यही चीज़ मैंने यहाँ की है. 1 में से ये माइनस किया, रीअरेंज इसको सोल्व करके डायरेक्ट लिख लिया, पी नॉट माइनस पी एस बाय में पी नॉट इक्वल टू n2 बाय में n1 प्लस n2. ये मेरी फिफ्थ इक्वेशन है. समझ आई? इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, n2 बाय में n1. n2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ना, सोल्यूट के है डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन. तो सेम चीज इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, x2. समझ आया? ये क्या है मेरे पास, x2 मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, यानी ये क्या है मेरे पास, पी नॉट माइनस पी एस बाई में पी नॉट इक्वल टू x2. ये किसके इक्वल आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के इक्वल आ गया. समझ आई? अब देखो इम्पोर्टेंट, जो मेरा पी नॉट माइनस पी एस है, जो मेरा पी नॉट माइनस पी एस है, उसको हम बोलते हैं लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. जो वेपर प्रेशर में चेंज आ रहा है ना, उसको बोलते हैं लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. और देखो विद रिस्पेक्ट टू पी नॉट है, डिवाइडेड बाय पी नॉट आ जाए तो इसको बोलते हैं रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर. समझ आया? अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, व्हाट इज लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिराइव इट. तो आपको ये पूरा डेरिवेशन करना होता है, ना कि आप डायरेक्ट ये लिख दोगे पी नॉट माइनस पी एस. नहीं, इसको निकालना होता है. किससे निकालते हैं हम, रेवुड्स लॉ से निकालते हैं. समझ आया? ये लॉवरिंग है, विद रिस्पेक्ट टू पी नॉट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिलेटिव लॉवरिंग हो जाएगी. समझ आ गया? एक बार क्विकली मैं आपको रिवाइज करवाती हूँ इस टॉपिक को.
पूरा डेरिवेशन फटाफट देखना। रेवुड्स लाया, रेवुड्स ला ने क्या बताया कि जो मेरा वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो किसके इक्वल होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, x1 इनटू में P0। ये फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद इसको मैंने रीअरेंज किया तो मैंने x1 निकाला। उसके बाद x1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, n1 बाय में n1 प्लस n2, ये वैल्यूज पुट की। दोनों साइड में से क्या किया, 1 में से दोनों साइड माइनस की, तो 1 में से किया सोल्व किया तो क्या आया, P0 माइनस PS बाय में P0 इक्वल टू n2 बाय में n1 प्लस n2। ठीक है, इसको मैं क्या लिखा, n2 बाय में n1 प्लस n2 को मैंने मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट लिख दिया x2। ठीक है, जो मेरे पास P0 माइनस PS आया है वो आया है मेरे पास लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और विद रिस्पेक्ट टू P0 है तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सॉल्व, खत्म कहानी। ठीक है, अब इसके केस आते हैं, केस लेंगे हम कि स्पेशल केसेस। फर्स्ट केस, कोई भी गिवन टेम्परेचर पे, किसके केस में, डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में। डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो सोल्यूट की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होती है, यानी जो N2 है मेरा वो वेरी वेरी स्मॉल है N1 से। समझ आई, ये केस लेंगे तो जो इक्वेशन आई थी मेरे पास वो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी, यानी P0 माइनस PS बाय में P0 था, उसकी जगह मैंने क्या किया, N2 बाय में N1 प्लस N2। ठीक है, अब ये डिवाइड में है तो और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो क्या बचेगा, जस्ट P0 माइनस PS बाय में P0 इक्वल टू N2 बाय में N1। ठीक है, जो N2 है वो क्या है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, वेरी स्मॉल क्वांटिटी है तो उसको हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। समझ आई। अब देखो इसमें क्या बता दिया कि जो मेरा P0 माइनस PS है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N2 के नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के, यानी अगर मेरे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इंक्रीज करेगा तो मेरा वेपर लॉवरिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, यानी इट शोज दैट रिलेटिव लॉवरिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व, उसके क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ आई। ओके, यही चीज हमें प्रूफ करनी थी कि क्या होता है, कि हमारा लॉवरिंग में और सोल्यूट में क्या क्या डिफरेंस है। कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स भी क्या किसकी बात कर रहे हैं, कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं ना। अंडरस्टैंड। उसके बाद देखो नेक्स्ट है मेरे पास रेवुड्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड वो हमने किया नॉन वोलेटाइल के लिए, ये क्या है, वोलेटाइल। वोलेटाइल है तो क्या होगा, इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होगा। Okay, in a binary solution of volatile liquid, the vapor molecules of both have tendency to escape into vapor phase। मतलब लिक्विड क्या है, वोलेटाइल है, वोलेटाइल के केस में दोनों वेपर्स में आ सकते हैं, वेपर की फॉर्म में आ सकते हैं, तो दोनों का क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। लेकिन उसके केस में सोल्यूट का टोटल वेपर प्रेशर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन वोलेटाइल के केस में होता है। अब देखो, इट स्टेट्स सॉल्यूशन दैट इन अ सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड partial pressure of each component at a given temperature is equal to mole fraction of the component and vapor pressure at the pure state। वही चीज है कि जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, कंपोनेंट का जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होगा, मोल फ्रैक्शन के, और इनटू में प्योर स्टेट में जो उसका वेपर प्रेशर है उसके, यानी एक्स बी का, ए का तो मैंने ये लिख दिया सोलवेंट का, सोल्यूट मेरा बी है तो मैंने पी बी इक्वल टू एक्स बी इंटू पे पी नॉट पी, ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। ठीक है, सेम चीज देखो, अब मैंने कंसीडर कर लिया ए और बी मेरे वोलेटाइल लिक्विड है, पी ए और पी बी उनका पार्शियल वेपर प्रेशर है ए और बी का, एक्स ए एक्स बी इनकी मोल फ्रैक्शन है। यूजिंग रेवुड्स लॉ पी ए इज इक्वल टू एक्स ए पी नॉट ए फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या आ गई, पी बी इक्वल टू एक्स बी पी नॉट बी इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। समझ आ गया। ठीक है, अगर मेरा वेपर प्रेशर है दोनों का ए और बी, इन दोनों को अगर मुझे टोटल निकालना है, इफ द टोटल वेपर प्रेशर आइडल की तरह बिहेव करता है तो डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, सम अप होता है ना सबका, तो मेरा कैपिटल पी टोटल प्रेशर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स ए पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी। थर्ड इक्वेशन आ गई, तो मैं ये लिख सकती हूँ ना पी आई, अगर मेरे पास n नंबर ऑफ
मतलब पार्टिकल्स हैं तो क्या करेंगे, एक्स आई पी नॉट आई, है ना, ये क्या हो गया, टोटल सम अप के इक्वल आ जाएगा। समझ आई, ये क्या था वोलेटाइल के केस में, वो क्या था नॉन वोलेटाइल के केस में। ओके, अब देखो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो आज का हमारा है वो है लिमिटेशंस क्या थी। अब हमने पढ़ लिया रेवुड्स लॉ क्या होता है, अब उसकी लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे, है ना, क्या क्या कमियां रहेगी इसमें। ये किसके अप्लाई करते हैं, ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये एप्लीकेबल है रेवुड्स लॉ। उसके बाद जो क्या है, अगर मेरा चेंज इन डेल्टा वी क्या हो, वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना हो, वॉल्यूम में मिक्सिंग, ठीक है, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0, डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग इक्वल टू 0, एंथैल्पी जो है चेंज इन एंथैल्पी ऑन मिक्सिंग भी क्या हो, 0 हो, यानी कुछ ना हो, कॉन्स्टेंट हो। ओके, constant रहे। इट इज एप्लीकेबल टू अ सॉल्यूशन इन विच सोल्यूट नेदर गो डिसएसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। ये हम +1 में पढ़ते हैं, एसोसिएशन एंड डिसएसोसिएशन ना हो, ठीक है। उसके बाद उसका रूल क्या होता है, जो आई होता है वो किसके इक्वल होगा, जिसका ना तो एसोसिएशन हो ना डिसएसोसिएशन हो, तो जो आई होता है वो हमारे इक्वल टू 1 होता है। इसको वन थ्रू फैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। इसका आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि एप्लीकेबल किस किस को है, क्या क्या लिमिटेशंस है। ओके, उसके बाद गाइज नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड ऑन दिस चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन क्रिएटिव स्टडी AK। थैंक्स अ लॉट।